साउथ एशिया में नेपाल एक ऐसा देश है जहाँ पर सबसे ओल्डेस्ट कंटिन्यूस मोनार्कियल स्टेट था। अगर मॉडर्न टाइम की बात करें, और नेपाल डिफरेंट डिफरेंट जोग्राफिकल टेरिटरी में डिवाइडेड है। अगर ब्रॉडली बात करें तो एक काठमांडू वैली है जो कि नेपाल की सबसे सेंट्रल वैली है, जो नेपाल में एक इलीट का घर है, प्रॉस्परस वैली है। और दूसरा है तराई का इलाका जो हमारे बिहार के साथ लगता है। और तीसरे हैं अन्य पहाड़ी इलाके जो कि काठमांडू वैली के पश्चिम में और पूर्व में है। हिस्टोरिकली नेपाल में डेमोक्रेसी की बहुत आधारशिला नहीं थी और राजा राणा का राज था। और पर जैसे ही भारत में आज़ादी की लड़ाई शुरू हुई और मॉडर्न टाइम में कांग्रेस पार्टी सशक्त हुई, इसका प्रभाव हमारे नेपाल पे भी पड़ा। जिस तरह से भारत के स्ट्रगल का प्रभाव श्रीलंका पे भी पड़ा, तो इसका इम्पैक्ट नेपाल पे भी पड़ा। तो नेपाल में भी नेपाली कांग्रेस की स्थापना हुई। वहाँ के कई जो इनिशियल लीडर थे वो भारत की आज़ादी की लड़ाई के लिए भी लड़े, और हमारे कई बार हमारे स्वतंत्रता सेनानी भाग करके उन्होंने नेपाल में शरण ली। और नेपाल में भी प्रजामंडल आंदोलन भी चले जो कि भारत का भी हिस्सा थे। पर यह बात अलग है कि नेपाल में उन आंदोलनों के लीडरों को बड़ी बर्बरता से कुचला गया, क्योंकि नेपाल एक अलग कंट्री थी और वहाँ राजतंत्र बड़ा मजबूत था। जबकि भारतीय प्रिंसली स्टेट्स में अगर हैदराबाद को छोड़ दें निज़ाम को, तो इसके अतिरिक्त बहुत से शासकों ने प्रजामंडल के नेताओं के साथ उतनी क्रूरता नहीं की। जब भारत में डेमोक्रेसी स्थापित होती है, इसका परिणाम ये पड़ता है कि नेपाल में भी डेमोक्रेसी की सुगबुगाहट बढ़ती है। और 51 के बाद दशक में 51-52 में नेपाल में एक आंदोलन होते हैं और उसके पश्चात वहाँ पर डेमोक्रेसी की स्थापना की जाती है। हालांकि वो डेमोक्रेसी उतनी सफल नहीं होती है। उसके बाद दोबारा 1959 के आसपास दोबारा से पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की वहाँ स्थापना होती है, और वो काम भी कुछ हद तक ठीक करती है। पर फिर जो शासक है वो घबरा जाते हैं और वो तुरंत उसको अबॉलिश करके लोकल डेमोक्रेसी यानी कि पंचायती राज व्यवस्था बनाते हैं, और उस पर किंग उसके ऊपर बैठते हैं। मतलब किंग के पास पावर होती है, पर लोकल गवर्नेंस स्थापित की जाती है, पंचायती व्यवस्था। और ये लगभग 30 साल तक चलती रहती है। पर जैसा हमेशा होता है, ग्रेजुअली हर चीज़ में परिवर्तन आता है। और 90s में दोबारा से विरोध की सुगबुगाहट बढ़ जाती है, और इसका प्रभाव भारत पे भी पड़ता है। परिणाम स्वरूप भारत भी नेपाल से मशवरा करता है कि भाई वो डेमोक्रेसी लाए। तो 90s में दोबारा से नेपाल में डेमोक्रेसी की स्थापना होती है। पर ये डेमोक्रेसी प्रोसीजरल तो बन जाती है, पर उसमें उतना गहरा सब्सटेंस नहीं होता। और परिणाम स्वरूप 1996 के आसपास, अगर मैं गलत ना हूँ, तो नेपाल में वामपंथी कट्टर वामपंथी माओवादी पार्टियाँ सशस्त्र क्रांति का मार्ग अपनाती है नेपाल में डेमोक्रेसी लाने के लिए। अब इस दौरान मैं आपको कुछ बताऊं कि ये जो क्रांति जब चलती है, इसमें इतने लोगों के प्राण गए हैं, 17,000 18,000 इतने हज़ार लोगों के प्राण जाते हैं दोनों तरफ, ये ऐसे तो नहीं आई। का कारण ये है कि नेपाल जो है बेसिकली नेपाल का जो ये नाम है, जो नेपाली भाषा है, ये नावर जाति के जो उच्च हिंदू जाति के जो लोग हैं, जो कि काठमांडू वैली के फर्स्ट इनहेबिटेंट्स में से एक हैं, उनके नाम से आता है। काफ़ी प्रॉस्परस बेल्ट है वो, नावर लोग, और काफ़ी प्रॉस्परस कम्युनिटी भी है। और अब वो नेपाल में कई जगह सेटल है। हालांकि राजपाट जो गुरखा छीन लेते हैं, जो कि काठमांडू वैली के पास एक गुरखा डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ से आकर वो
सत्ता छीन के राजा बन जाते हैं। पर पूरे नेपाल में नंदलेस जो मुख्य भाषा बोली जाती है, जो इलीट की भाषा, वो नेपाली है। और मधीस में हमारी मैथिली, भोजपुरी और इस तरह की भाषाएं बोली जाती है। थारू जनजाति मधीस में रहती है। तो नेपाल में हिस्टोरिकली जो खश हैं, जो आज हमारे जम्मू कश्मीर में है, हिमाचल में है, उत्तराखंड में है, जो खास जाति के जो है, वो सबसे डोमिनेंट एलिट नेपाल का हिस्टोरिकली रहा है। और खास मतलब क्षत्रिय जो है, उसमें ब्राह्मण भी आ जाते हैं उनके, वो डोमिनेट करते हैं। जबकि जो शेड्यूल्ड कास्ट है नेपाल की, वो सप्रेस रही है। और मधीस क्योंकि वो प्लेन के लोग हैं, तो उनके साथ भी उनका एक गैप रहा है। मतलब उनमें अपनत्व का भाव नहीं रहा, कल्चरल गैप है, देखने में फ़र्क है। एक थोड़े से फेयर स्किन है, दूसरे थोड़े डार्क स्किन है, ज़्यादा नहीं तो थोड़े थोड़े तो हैं। और भाषाएं भी अलग हैं। और दूसरा, मधीसों को क्योंकि वो इंडिया के साथ उनकी बाउंड्री मिलती है, लेना देना बहुत है, मेल जोल ज़्यादा है, इसलिए भी एक शक की नज़र से शायद देखा जाता होगा कि ये प्योर नहीं है। और थारू जनजाति जो कि नेपाल की तराई में एग्जिस्ट करती है, वो भी भेदभाव महसूस करती है। इसके अतिरिक्त नेपाल में कई अन्य जनजातियाँ भी हैं, वो भी मेन स्ट्रीम से थोड़ा पीछे रही हैं। तो ये नेपाल की एक ब्रॉडर मतलब सोशो पॉलिटिकल मैंने आपको परिप्रेक्ष्य दिया। अब जो ये रोष पैदा होता है, क्योंकि नेपाल एक यूनिटरी स्टेट है और काठमांडू वैली डोमिनेट करती है, तो इसको टैप करते हैं माओवादी, जो कि जनवादी आंदोलन के नाम पे आते हैं। और जब वो आते हैं तो उनका पहला आंदोलन बात होती है कि हम हर एक एथनिसिटी को अलग स्टेट देंगे और फेडरल बनाएंगे, नेपाल को यूनिटरी नहीं बनाएंगे। और इसमें मधीस भी बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं, क्योंकि वो तो सिस्टमेटिकली डिस्क्रिमिनेशन वो भी फेस कर रहे थे। और फाइनली फिर 2006 में एक समझौता स्थापित होता है, और उसको करवाने में भारत की भी भूमिका है। और भारत के सहयोग से जो एक इंटरिम संविधान तैयार होता है, जिसमें ये कहा जाता है कि नेपाल को फेडरल बनाया जाएगा। और फेडरल बनाते वक्त जो पॉपुलेशन, जो डाइवर्सिटी है, और पॉपुलेशन को जो बेसिस बनाया जाएगा, उसको रिजेक्ट नहीं किया जाएगा, केवल रीजन बेसिस नहीं होंगे, इसको किया जाता है। और मधीसों को भी विश्वास दिलाया जाता है कि आपके हितों की रक्षा होगी, आपको भी पॉलिटिकल एम्पावरमेंट महसूस कराई जाएगी। जनजातीय और जो आदिवासी लोग हैं, उनको भी उनका हिस्सा मिलेगा। तो इसलिए ये इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन तैयार होता है। फिर नेपाल की संविधान सभा बनती है, और वो संविधान तैयार करती है, पर वो प्रॉपर उसको लागू तैयार नहीं कर पाती, क्योंकि कन्फ्लिक्ट रहते हैं, कंसेंसस नहीं बनती है। फिर दोबारा से चुनाव होते हैं, और फिर जो एक नया संविधान बन करके ये 15 में आ जाता है, अगर मैं गलत ना हूँ। पर होता यहाँ ये है कि जो नेपाल की जो माउस लीडरशिप है, वो फिर जो ट्रेडिशनल एलीट है उनके साथ एक कॉम्प्रोमाइज़ लेती है, और उस चक्कर में जो मधीस हैं उनके हितों पर थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ होता है। मधीस जो कि कई डिस्ट्रिक्ट्स में उन्होंने मेजॉरिटी में होना था, उनको ऐसी कंपोनेंट किया था कि वो 8 या 10 डिस्ट्रिक्ट में उनकी मेजॉरिटी रहती है, बाकी जगह उनकी आबादी को कंटिग्यूस लगते पहाड़ी इलाकों का जोड़ करके उनकी पॉलिटिकल माइट को वीक किया जाता है। और यही बात मधीस को चुभ रही है। और वर्तमान में जो अब 7 नेपाल के प्रोविंस बने, उनमें से एक ही मधीस प्रोविंस है, और बाकी जो मधीस आबादी उरे परे बटी है, उसको अलग अलग दूसरे पहाड़ी डोमिनेंट इलाकों में मिक्स कर दिया गया है, ताकि उनका पॉलिटिकल वॉइस कम हो जाए, ऐसा मधीस को लगता है। तो इसी कारण जब 2015 में नेपाल का संविधान बना, तो मधीस ने नेपाल की ब्लॉकेड कर दी, ताकि नेपाल का कोई भी सामान, जो नेपाली इलीट है, पहाड़ी इलीट, उनको सामान ना जाए। और नेपाल ने आरोप लगाया इसमें भारत भी उनके साथ है, क्योंकि हमने अपने तरीके से संविधान पास किया है। तो इस तरह की एक विकट स्थिति नेपाल में चल रही है। हालांकि नेपाल का जो नया संविधान है, ये मानना पड़ेगा, इसमें फेडरल बनाने की कोशिश हुई है। न केवल सेंटर और स्टेट में पावरों का बंटवारा है, बल्कि लोकल गवर्नमेंट में भी पावरों का बंटवारा दिया गया है संविधान में, जो कि पॉजिटिव स्टेप है। ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को भी वहाँ फ्रीडम दिया गया है। एक नेगेटिव एस्पेक्ट जो मुझे पता लगा, वो ये है, दुख की बात है, नेपाली औरत को नागरिकता अपने बच्चे को नहीं दे सकती अगर वो भारतीय से शादी करेगी या आउटसाइडर से शादी करेगी। मर्द दे सकता है। तो ये एक टिपिकल एक्सक्लूशनरी पॉलिटिक्स अपनाया गया है, और ज़्यादा मार इसकी जो हमारे मधीस लोग हैं उनको पड़े, क्योंकि उनका रोटी बेटी का रिश्ता बिहार के साथ, यूपी के साथ बहुत है। दूसरा, उन्होंने नेपाल को सेकुलर तो बनाया है,
पर कन्वर्जन पर बैन लगाया है, ये उनकी सोच है। जहाँ तक मेरी सोच है, मैं तो इस रिस्पेक्ट करता हूँ इस फैसले का कि सब अपना रिलीजन रख सकते हैं, पर कन्वर्जन, क्योंकि अब्राहमिक फेथ ज़्यादा कन्वर्जन में इन्वॉल्व होते हैं एनजीओज के थ्रू, पैसे के थ्रू, उसको रोकने की उन्होंने बात बोली है। पर रिलीजियस फ्रीडम नंदनलेस सबको दिया है, नेपाल का कोई रिलीजन नहीं, ये इसकी खूबी है उनके संविधान की। जहाँ मुझे लग रही है वीकनेस वो ये है कि एक तो ये जो मधीस भाषा है या और जो अन्य भाषाएं, उनको भी रिकॉग्नाइज करने की ज़रूरत है, जैसे भारत में शेड्यूल में किया गया है। दूसरा, कहीं ना कहीं नेपाली संविधान में जो प्रोपोर्शनल सिस्टम के थ्रू जो उन्होंने कोशिश की थी शुरू में, फर्स्ट वर्जन में, कि थारू जनजाति और ट्राइबल्स और जो ये मधीस हैं, महिलाएं हैं, इनके हितों को प्रोटेक्ट किया जाए, इसको इंश्योर करने की ज़रूरत है। और जो वनरेबल कम्युनिटी में उन्होंने खश को भी डाल दिया, जो कि इलीट है, वो गलत बात है, क्योंकि उनके वीकर सेक्शन कौन है वो हमें पता है, पता होना भी चाहिए उनको। तो बेसिकली समस्या यही है आगे आज नेपाल में कि एक तो रीजन बेस्ड जो पुराना इलीट है वो पावर शेयर करने को तैयार नहीं, और जो सबसे साइड लाइन है मधीस, वो भी अपने हक के लिए असर्ट कर रहे हैं। तो एक तो जेन्युइन फेडरलिज्म की नेपाल में कमी है, दूसरा जो कल्चरल डाइवर्सिटी है उसमें एक कंसेंसस बिल्ड करने की आज नेपाल को ज़रूरत है। और दूसरी समस्या ये है भारत के लिए, कहीं ऐसा ना हो कल को जो हमारा एलटीटी ने किया था या जो तमिलों ने श्रीलंका में किया था जाफना में, वैसी समस्या ना भारत को खड़ी हो जाए कि मधीस कल को अलगाववादी मांग करें और भारत बीच में फंस जाए और बाद में फिर वो कन्फ्लिक्ट इंडिया को इम्पैक्ट डाले। तो इससे हमें थोड़ा देखना है, क्योंकि कल्चरल टाइज इंडिया और मधीस बेल्ट के बड़े क्लोज हैं। हालांकि जो नेपाल की हिल वैली का एलीट है, अगर देखना चाहें, उनके कल्चर हमारे उत्तराखंड हिमाचल से बड़े मिलेंगे, परंतु क्योंकि वो थोड़े से जोग्राफिकली दूर है उत्तराखंड से, इवन हिमाचल से तो है ही हैं, जो इलीट है विशेषकर वहाँ का, तो वो इतना अपने को रिलेट नहीं करता खश के साथ, पहाड़ों का, हिमाचल भारत के खश के साथ। ना ही भारत के जो खश हैं उनकी उतनी पॉलिटिकल रिलीवेंस भारत की राजनीति में है। तो नेपाली खश जो है वो सत्ता में है, तो वो थोड़ा सा अपने को इंडिया की वजह से चोक महसूस करते हैं, इंडिया को अपने देश की पॉलिटिक्स में इंटरफेरेंस के रूप में देखते हैं, जो कि गलत नहीं है, उनकी अपनी सोच है। परंतु इंडिया की भी जो मुश्किल है वो ये है कि हमारे जो मधीस के साथ जो संबंध है, और मधीस जो नेपाली ही हैं, उनके साथ एक अच्छा कॉम्प्रोमाइज़ स्थापित हो, ताकि नेपाल में लॉन्ग लास्टिंग पीस हो। तो इस चक्कर में नेपाल जो है कई बार चाइना और इंडिया को फिर बैलेंस गेम खेलने की भी कोशिश करता है। और जो माओ ईस्ट का जो एक और सेक्शन है जो कि अभी वर्तमान व्यवस्था से नाराज़ है, उसका ये मानना है कि हमारी जो ये प्रचंडा, केपी ओली और इस तरह के जो हमारे इलीट रहे हैं माओइस्ट पार्टी के, इन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया है। नहीं तो वो जो ये मधीस को भी उनका हित देते, या और सेक्शन जो जनजातीय हितों की देखी हुई है उसको देते, तो वो भी इसका विरोध करते हैं। और वो तो फिर डेमोक्रेसी के बजाय वो तो कम्युनिस्ट राज की स्थापना में ज़्यादा विश्वास करते हैं। तो ये भी एक इसका एंगल है। और बहुत समय नेपाल में ये कन्फ्लिक्ट रहा, जब समझौता होने लगा कि जो माओइस्ट की जो सेना है, क्या उसको सेना में जोड़ा जाए, जो नेपाल की सेना थी उसमें जोड़ा जाए, न जोड़ा जाए। सब्सिक्वेंटली जो नई सरकार बनी उसने फिर जो माओइस्ट लड़ाके थे उनका मर्जर रॉयल आर्मी में कर दिया था। तो फिर बाद में वो समस्या इस तरह से सॉल्व हो गई थी। नंदलेस हमको ये मानना पड़ेगा, नेपाल ने डेमोक्रेसी के मार्ग पर एक स्टेप रखा है, जिसमें कई बाधाएं तो हैं, तो वो कैसे वो पूरी होंगी ये तो वक्त ही बताएगा, पर प्रयास उस तरफ को नेपाल ने रखा है। और जो फॉल्ट लाइन है वो भी हमने देखी है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है, मैं जैसे साउथ एशिया के पॉलिटिक्स पे एक नज़र मार रहा हूँ, चाहे भूटान की बात करें तो वहाँ यही घटना नेपालियों के साथ होती है। वो नेपालियों को अपने सिस्टम से एक्सक्लूड करते हैं, बाहर कर रहे हैं। यहाँ मधीसों के साथ खश एलीट नेपाल का कर रहा है धक्का।
और जो जनजाति है या थारू है उतना बोल नहीं पा रहे हैं। जातीय जो भेदभाव है उसके खिलाफ भारत में देखें तो भारत का क्योंकि हिस्टोरिकली रिलीजन के नाम पे बंटवारा हुआ, मुस्लिम एलीट जो था एक स्ट्रॉन्ग, वो अपने लिए अलग देश ले गया। तो इसलिए अब जो यहाँ मुस्लिम बैठे हैं या मुस्लिम आबादी भारत में रहती है, उनके प्रति जो मेजॉरिटी हिंदू कम्युनिटी है, उनके मन में एक संशय है, एक डाउट है। उसके कई वाजिब कारण और अवाजिब कारण हो सकते हैं। और उसकी वजह से क्या हो रहा है, जो बांग्लादेश से जो माइग्रेशन हुई है विशेषकर मुस्लिम कम्युनिटी की, हिंदू को तो अब CAA NRC के तहत स्वीकार कर रहे हैं कि उनका प्रोसिक्यूशन वहाँ हुआ है, पर जो दूसरे इकोनॉमिक बेसिस से आए हैं मुस्लिम जाति के लोग असम में, बंगाल में, उनके प्रति अब एक रवैया भारत ने बदला है और उनको आइडेंटिफाई करके बाहर करने का या अपरूट करने की एक सोच पैदा हुई है। तो उसके पीछे वही कारण है कि ये जो विशेषकर जो बाहर से आकर अगर हमारी डेमोग्राफी को ख़राब करेंगे भारत की, तो उसको भारत एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं। अब ये पॉलिटिक्स है। हो सकता है इसमें कई बार कई बेगुनाह लोग जो कि भारत के ही नागरिक हों या बहुत पहले से आके भारत में रह रहे हों, उनके साथ क्योंकि वो मुस्लिम है भेदभाव हो सकता है। तो ये भारत में फॉल्ट लाइन है। इसी तरह से पाकिस्तान में देखें तो पाकिस्तान में भी फेडरलिज्म की ही कमी है, शक्ति के बंटवारे की कमी है। भारत के कॉन्टेक्स्ट में फेडरलिज्म बहुत बड़ी फॉल्ट लाइन नहीं बना, क्योंकि हम आज़ादी के बाद एक फेडरल स्ट्रक्चर खड़ा कर पाए स्टेट्स की क्रिएशन का। हाँ, उसके कितना अच्छा है, उसमें पावर कितनी डिवॉल्व होनी है, फाइनेंशियल रिसोर्स कितने डिवॉल्व होने, वो एक विषय है भारत में। पर फेडरल स्ट्रक्चर की कमी की वजह से कोई कन्फ्लिक्ट भारत में अब उतना नहीं है। जबकि पाकिस्तान में भी यही समस्या है कि फेडरलिज्म की कमी है, इसलिए सिंधी, बलूची, पठान और ऊपर कश्मीर के लोग सराइकी नाराज़ है पंजाबी लीड से, जो कि पावर को हिजमनाइज करके बैठा है। और कमोबेश यही स्थिति श्रीलंका में भी रही कि क्यों सिंहला और ये लड़े आपस में तमिल, क्योंकि सिंहला मेजॉरिटी ने डोमिनेट करना चाहा तमिलियन माइनॉरिटी को और उनको फेडरल एपरेटस के साथ जोड़ने के बजाय सप्रेशन करना चाहा, उनको डोमिनेट करना चाहा, उसने समस्या खड़ी की। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो एक फेडरलिज्म जो एज ए इंस्टीट्यूशन है, उसका डाइवर्स सोसाइटीज़ में एग्जिस्ट करना बहुत ज़रूरी है। अन्यथा वो उस कंट्री की पीस प्रोसेस को कभी डेवलप नहीं होने देगा। धन्यवाद।